कीजिए एडियाबेटिक इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने। हेलो एवरीवन, यदि आपको कुछ सीखना है, यदि कुछ पाना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये एक लर्निंग वीडियो है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लर्निंग वीडियो से ही तो कुछ सीखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं एडियाबेटिक कैरियर इंस्टीट्यूट वेयर लर्न टू लव टू लर्न। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अभी तक हमने स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें हम नेटवर्क को सॉल्व करने को देख रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो, कितना ही बड़ा नेटवर्क हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने ये देखा था स्टेडी स्टेट में। उसमें हमने डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स पढ़ी थी और उन थ्योरम्स के अनुसार हमने एक स्टेडी स्टेट सर्किट को एनालिसिस किया था और उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब वो स्टेडी स्टेट में तो हमारे पास तीनों ही चीजें होती है, मतलब कि आर होता है, एल होता है, सी होता है। लेकिन जब वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है हमारा सर्किट, तो स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद जो हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं उनका रोल नेग्लेक्ट टाइप हो जाता है, क्योंकि वो तब तक अपनी स्टेडी स्टेट अवस्था में आ चुके होते हैं। वो या तो फिर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करते हैं या फिर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं इन स्टेडी स्टेट में। लेकिन जब हम उसके इनिशियल बात करते हैं, जैसे सर्किट स्टार्ट किया और तभी उसकी बात करें, तो उसको स्टेडी स्टेट आने में कुछ न कुछ टाइम लगता है। तो जब तक वो स्टेडी स्टेट में आते हैं और जब से सर्किट शुरू हुआ, तो उसका जो बीच का पीरियड होता है, उस ट्रांजिट पीरियड के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि अभी तक हमने स्टेडी स्टेट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, स्टेडी स्टेट सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास रजिस्टर भी थे, इंडक्टर भी था, कैपेसिटर भी था। सबको हमने कैसे सॉल्व किया था, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इन सब थ्योरम से हमने अभी तक तो डिस्कस किया था इसके बारे में, स्टेडी स्टेट के बारे में। लेकिन उन थ्योरम से हम ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। ट्रांजिएंट स्टेट वाले सर्किट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके बाद उनसे हम, मतलब कि जो हमारी थ्योरम्स हैं उनसे हम ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजिएंट एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि जब सर्किट शुरू हुआ और जब तक स्टेडी स्टेट में आता है उसके बीच का जो पीरियड है, उस टाइम पे हम सर्किट को एनालिसिस करेंगे। उस टाइम पे हमारा जो सर्किट का जो व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, सर्किट कैसे बिहेव करेगा, उसमें जो इंडक्टर लगा हुआ है, उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है, वो कैसे बिहेव करेंगे। जो आप जानते हो कि जो रजिस्टर होता है उसका ट्रांजिएंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ट्रांजिएंट पीरियड में रजिस्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे ट्रांजिएंट आएगा तो केवल इफेक्ट दो चीजों पर पड़ता है। दो क्या, जो जो चीजें, जो जो डिवाइस हमारी एनर्जी स्टोर करते हैं, उन चीजों पर ट्रांजिएंट का इफेक्ट पड़ने वाला है। बाकी की जो चीजें जो एनर्जी स्टोर नहीं करती, एनर्जी कंज्यूम करती है, ये दोनों चीजें, कैपेसिटर और इंडक्टर, दोनों जो डिवाइस हैं, ये दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं, ना कि एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एनर्जी कंज्यूम करता है हमारा रजिस्टर, जो कि एक नॉन स्टोरिंग डिवाइस है, जिसे हम पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं। और जो हमारे इंडक्टर है, जो हमारे कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करते हैं, वो एक्टिव डिवाइस होते हैं। जैसे कि डायोड रहा, हमारा डायोड पैसिव डिवाइस है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर नहीं करता, वो थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करता है। उसके जो बीच में रेजिस्टेंस होता है हमारा, जो डायोड के बीच में, वो तो एनर्जी कंज्यूम करता है। लेकिन जो एनर्जी स्टोर करते हैं उसमें ट्रांजिएंट का इफेक्ट पड़ता है, और जो एनर्जी स्टोर नहीं करते, कंज्यूम करते हैं, वहां पर ट्रांजिएंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और एक बात, जो डीसी सर्किट है, हमने अभी तक जो डीसी सर्किट लिए थे, एसी सर्किट भी लिए थे हालांकि, लेकिन जो हमने डीसी सर्किट लिए थे उसमें तो कैपेसिटर और इंडक्टर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो वो तो वहां पर, मतलब कि केवल या तो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, दो रूप में काम करने वाले हैं हमारे डीसी सर्किट में। एसी सर्किट में इनका इफेक्ट पड़ेगा जब हम एसी ट्रांजिएंट पढ़ेंगे। अभी हम डीसी ट्रांजिएंट पढ़ रहे हैं। डीसी ट्रांजिएंट में स्टेडी स्टेट आने के बाद तो ये जो हमारे इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, या तो ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेंगे या शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन जो हमारा वो है, मतलब कि जब हम एसी ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, एसी में हम बढ़ेंगे, तो एसी में ये हमारे अलग अलग तरीके से व्यवहार करने
पढ़े करेंगे, जैसे कि t बरोबर 5 सेकंड पर कैसे व्यवहार करेगा उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, t बरोबर 10 सेकंड पर कैसे व्यवहार करेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हम डीसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, डीसी का जो ट्रांजिएंट पीरियड होता है उसके बारे में बात करने वाले। डीसी में जैसे स्टेडी स्टेट में आता है तो वहां पर केवल रजिस्टर की वैल्यू इंक्लूड रहती है, बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट हो जाते हैं। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने एसी सर्किट लगाए थे, एसी सर्किट में थ्योरम्स पढ़ी थी, उसमें हमने इंडक्टर की वैल्यू ली थी और कैपेसिटर की वैल्यू ली थी, क्योंकि वहां पर जब वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है एसी सर्किट, तो वहां पर ऐसे सर्किट में जब इंडक्टर और कैपेसिटर लगे रहते हैं तो उनका जो प्रतिरोध है कुछ ना कुछ तो उनका मतलब रेजिस्टेंस है, जैसे कि इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, उनकी वैल्यू हमारे वहां पर आ जाती है और हम वहां पर जेड निकालते हैं ना कि आर निकालते। तो वहां पर हमने जेड निकाला था, यहाँ पर हम आर ही निकालेंगे, क्योंकि जो कैपेसिटर है और इंडक्टर की जो वैल्यू है वो कुछ टाइम बाद मतलब कि कुछ टाइम लेती है स्टेडी स्टेट में आने के बाद, आने के लिए सर्किट, कुछ टाइम बाद वो ओपन सर्किट हो जाते हैं या शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे अब हमारा चर्चा करने वाली है। हमारी स्टेडी स्टेट एनालिसिस इन डीसी सर्किट और इन एसी सर्किट हमारा खत्म हो चुका है। अब हम ट्रांजिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम डीसी के ट्रांजिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी, अभी 5-6 वीडियो तो इसी में लग जाएगी डीसी की ट्रांजिएंट के बारे में, फिर हम एसी का ट्रांजिएंट पढ़ेंगे जिसे साइनोसॉइडल साइनोसॉइडल ट्रांजिएंट की अवस्था बोलते हैं, मतलब कि पीरियड बोलते हैं। उस चैप्टर को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी तो डीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है हमारे डीसी ट्रांजिएंट में स्टार्ट होने से पहले कि ये ट्रांजिएंट अवस्था क्या होती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ट्रांजिएंट क्या होता है। ट्रांजिएंट वो पीरियड होता है जब सर्किट मान लीजिए टी बरोबर 0 सेकंड पर, टी बरोबर -0 सेकंड पर हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट में था, क्योंकि जब तक हमारा सर्किट कुछ ऑपरेट नहीं कर रहा, मैं सर्किट लेकर बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक सर्किट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ है, तो इसकी 3 कंडीशन होती है, टी बरोबर 0 नेगेटिव, टी बरोबर 0 और टी बरोबर 0 पॉजिटिव। इन तीनों कंडीशनों में हम जो हमारे इसमें सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम टी बरोबर -0 सेकंड पे देखें, -0 सेकंड पे तो हमारा ये स्विच है, हमारा ओपन सर्किट है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला इसमें। और जब t बरोबर -0 सेकंड है उस टाइम पे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और तो ये हमारा सर्किट यहाँ पर स्टेडी स्टेट अवस्था में है। ठीक है, अब यदि हम t बरोबर 0 सेकंड पर लें तो ये यहाँ पर क्लोज हो गया। तो t बरोबर 0 सेकंड पर भी हमारा करंट जो है आई की वैल्यू 0 रहने वाली है, क्योंकि NaCl में जो हमारा इंडक्टर है वो जो सडन चेंज होता है हमारा कंडक्ट इसका, ये सडन चेंज किया है हमने, सर्किट स्विच किया है, तो इंडक्टेंस इसको अपोज करेगा। तो अपोज करने के बाद जो करंट फ्लो होने वाला है इसमें 0 करंट फ्लो होने वाला है, और t बराबर 0 पॉजिटिव पर भी ये कंडीशन रहने वाली है। आगे हम इसको चेक करेंगे, एक एक केस के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे 0 पर क्या रहने वाला है, t बराबर 0 पॉजिटिव पर क्या रहने वाला है, ये सब बारे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये बताया कि जो हमारा पीरियड्स होते हैं वो ये होता है t बराबर 0, 0 और 0 पॉजिटिव। इन पर हम सर्किट की वैल्यू चेक करेंगे। तो हम ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है, मैंने यही बताया था कि जब स्टेडी स्टेट आने से पहले और t बराबर 0 से, इन दोनों के बीच का जो कंडीशन है वही हमारी ट्रांजिएंट पीरियड कहलाता है। तो ट्रांजिएंट पीरियड हमारा जो हमने थ्योरम पढ़ी थी इस वाले सर्किट में क्यों नहीं रहती। हमने ये सर्किट्स पढ़े थे, ये वाला एक सिंपल सा सर्किट लिया था, इसमें ट्रांजिएंट क्यों नहीं रहता, क्योंकि ट्रांजिएंट पीरियड केवल उन सर्किटों में आता है जिसमें एनर्जी जो स्टोर कर सके, मतलब कि एनर्जी सोर्स से हम एनर्जी को दे रहे हैं और कोई दूसरा अदर डिवाइस उस एनर्जी को स्टोर कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो उसी सर्किट में जिसमें एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस लगे हुए रहते हैं, या तो कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा, तो उस सर्किट में ट्रांजिएंट पीरियड आते हैं। इसलिए हम ट्रांजिएंट के बारे में इस वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले। इस वाले
सर्किट में हमारे ट्रांजिएंट के बारे में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो होता है ये अपोज नहीं करता सडन चेंज को। अपोज नहीं करता तो ये तुरंत स्टेडी स्टेट में आ जाता है जिसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि सडन चेंज जो अपोज नहीं करेगा उसमें स्टेडी स्टेट तुरंत आ जाएगी। जैसे ही हमने सर्किट चालू किया वैसे ही वो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, क्योंकि उसमें तो कुछ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस ही नहीं है। जब एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस ही नहीं है इस सर्किट में तो वो तो तुरंत स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रजिस्टर है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, और जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है वो हमारे एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। तीसरी बात हम ये बताने वाले हैं कि जो हमारा इंडक्टर होता है वो हमारा सडन करंट में जो चेंज होता है उसको अपोज करता है, ना कि सडन वोल्टेज में जो चेंज होता है उसको अपोज करेगा। ठीक है, ये हमारा जो इंडक्टर है हमेशा सडन चेंज इन करंट को अपोज करेगा। ठीक है, ना कि सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा। और जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारा सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करने वाला है, ना कि सडन चेंज इन करंट को अपोज करेगा। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है हमारा वो जब यदि ये फुल्ली चार्ज हो जाए तो हमारा ये ओपन सर्किट हो जाने वाला है, इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आ जाएगी। और यदि इस इंडक्टर को देखा जाए, जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने वाला इंडक्टर। ठीक है, ये दो हम इन दोनों बातों से कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सडन करंट को अपोज करेगा और जो हमारा ये कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करने वाला है। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो सर्किट स्टेडी स्टेट आने में कितना टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, ये हमारी कुछ बातें हो गई। इन बातों से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो इसके केसेज है वो हम अगली क्लासेज में लेने वाले हैं। अभी तो हम केवल इतना सा ही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम इस चैप्टर में ट्रांजिएंट में कैसे कैसे सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा मान लीजिए ये एक लाइन है, तो ये t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर t इज इक्वल टू -0 है, और ये t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव है, और ये हमारा इनफानाइट है। इधर ये हमारा माइनस इनफानाइट है, ये माइनस का पीरियड है, ये पॉजिटिव पीरियड है, टाइम पीरियड। और यहाँ पर हमारा कहीं 5t है। ठीक है, टी टी बरोबर 5t है ये हमारा। ठीक है, जो टाइम है हमारा, ये टाइम की वैल्यू चल रही है यहाँ से माइनस से चली। तो ये कह सकते हैं हमारा जो सर्किट है टी बरोबर जब तक हमारा स्विच ऑपरेट नहीं होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा स्टेडी स्टेट में रहने वाला है। ठीक है, और जब हमारा सर्किट, मैं बताऊंगा ये 5t की वैल्यू कैसे आई आगे की वीडियो में। ये हमारा जो पीरियड है ये वाला t बरोबर 0 से 5t तक, ये हमारा ट्रांजिएंट पीरियड है। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट है। ठीक है, और इसके बाद ये बाद में अनंत तक स्टेडी स्टेट में चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, तो t बरोबर 0 से t बरोबर 5t तक हमारा ट्रांजिएंट पीरियड है। इन पीरियड के बीच में ही हम ये चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं कि हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि और वोल्टेज क्या होगा किसी के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हम क्वेश्चन पे बताएंगे। और ये जो 5t की वैल्यू आई, ये 5t की वैल्यू कहाँ से आई, इतना टाइम ही क्यों लेता है ट्रांजिएंट स्टेट, मतलब कि ये जो ट्रांजिएंट स्टेट रहने वाली t बरोबर 0 से 5t तक, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो इतना ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमारा स्टेडी स्टेट है, ये हमारा ट्रांजिएंट पीरियड है, और ये हमारा वापस से स्टेडी स्टेट में आ जाएगा 5t के बाद में, क्योंकि 5t के बाद में हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। इंडक्टर भी हमारा जो जितना करंट लेना चाहता है उतना पूरा करंट ले लेगा। उसके बाद इंडक्टर हमारा शॉर्ट हो जाएगा और जो हमारा कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब कि जो कैपेसिटर हो जाएगा उसके अक्रॉस कुछ न कुछ वोल्टेज आ जाएगा, और जो हमारा कंडक्टर वो शॉर्ट हो जाएगा तो उसके अंदर कुछ न कुछ करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो ये हमारी ट्रांजिएंट की बात रही। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया है कि हमारा कैपेसिटर जो है वो अपोज करता है वोल्टेज, सडन वोल्टेज चेंज को, और हमारा इंडक्टर है जो हमारा करंट में जो सडन चेंज होता है उसको वो करता है अपोज।
रजिस्टर किसी को अपोज नहीं करता, इसलिए रजिस्टर जो जिसमें रजिस्टर लगे रहते हैं सर्किट में वो तुरंत स्टेडी स्टेट में आ जाते हैं, उसमें ट्रांजिएंट का कोई रोल नहीं होता। जिसमें हमारे जिस डीसी सर्किट में हमारे एनर्जी स्टोर डिवाइस लगे रहते हैं, या फिर साइनोसॉइडल में भी देख ले जिसमें भी एनर्जी स्टोर डिवाइस लगे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम लेता है स्टेडी स्टेट आने में। वही हम जो ये पीरियड हमने पढ़ लिया है स्टेडी स्टेट वाले हमने पिछली क्लासेज में डीसी सर्किट में। अब हम ट्रांजिट स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले नेटवर्क थ्योरी के। ठीक है, ये हमारे इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करने वाले ट्रांजिएंट के बारे में। इसके अलावा मैंने बताया था कि स्टार और डेल्टा के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में के बारे में, वो हमारा पिछली क्लास का रह गया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो ये हमारा आर ए है, R1 है, ये R3 है, ये R2 है। ठीक है, और ये हमारा इसको हम ट्रांसफर करेंगे डेल स्टार में, तो ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये आर ए है, ये आर सी है, और ये आर बी है। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यदि हम यहाँ पर आर ए की वैल्यू निकालें, मतलब कि इससे हम इधर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इस सर्किट में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूँ, और इस वाले ये हमारा स्टार में कनेक्ट हो, मतलब कि चेंज हो गया डेल्टा से स्टार में। तो जब इसे चेंज करोगे, तो जब आर ए की वैल्यू निकालने वाले हो, तो आर ए की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालोगे आर ए की, तो इसके साथ मतलब कि इसके अक्रॉस जो दोनों रेजिस्टेंस है उसको आप लिख लेना R1 R2, ये इसके सामने है, मतलब कि इसके सापेक्ष है, दोनों को लिख लिया अपॉन तीनों को और टोटल कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ये याद रखने का तरीका बताया मैंने, ऐसे सॉल्व नहीं होता, सॉल्व करने का तरीका दूसरा, लेकिन इससे आप याद रख सकते हो। आर ए की वैल्यू निकाल गई, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे यदि आर बी की वैल्यू निकालोगे, तो आर बी की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर आर बी की वैल्यू आएगी, आर बी इसके क्रॉस तो R1 इंटू R3, R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे ही आर सी की वैल्यू निकालोगे, आर सी की वैल्यू हमारी ये है, आर सी की जब आप वैल्यू निकालोगे, तो R2 और R3 यहाँ पर आने वाले, R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, अब हम स्टार से डेल्टा में चेंज करेंगे, तो स्टार से जब आप डेल्टा में चेंज करोगे, तो ये हमारी वैल्यू R1 आने वाली है। ठीक है, जो R1 की वैल्यू हो गई, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व नहीं होता। आर बी और आर ए और आर बी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन दोनों को आपको सबसे पहले इसके जो जुड़े हुए जो रेजिस्टेंस है वो आर ए और आर बी है। ठीक है, ये लिख लिया। अपॉन में जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है वो लिख दिया आर सी, यहाँ पर ऐड में कर दिया आर, ये दोनों को आर ए प्लस आर बी, ये हमारा R1 की वैल्यू आने वाली है। मैंने याद रखने का तरीका बता दिया, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, अपॉन में वो लिखाना आया जो इसके बचा हुआ रेजिस्टेंस है वो लिख दिया, बाकी का आर ए प्लस आर बी को यहाँ पर वापस से ऐड कर दिया। ये इसका याद रखने का तरीका है। अब यदि हम इसकी वैल्यू देखें R3 की, इससे आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। R3 की वैल्यू लें तो फॉर्मूला याद रखने की वैसे भी आप याद रख सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं। आर बी और आर सी इसके अक्रॉस आ रहे हैं, तो आर बी आर सी अपॉन आर ए बच गया है यहाँ पर, प्लस आर बी और आर सी को ऐड कर दो। ठीक है,
ये इस फॉर्मूले को याद रखने की बात हो गई R3 की। यदि हम इसको देखें R2 R3, ये हमारा R2 हो गया, तो R2 को आप कैसे याद रखोगे? R2 को याद रखने का कुछ नहीं है, RA और RC अपॉन RB रह गया, प्लस RA प्लस RC, ये R2 की वैल्यू। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो और ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। ये बस याद रखने का, इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी इतनी है नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस स्टार डेल्टा कनेक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे, जब हम मशीन्स के बारे में और नेटवर्क थ्योरी, जब हम मतलब कि मशीन्स पढ़ेंगे और पावर सिस्टम पढ़ने वाले, तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत आई है, अभी इतनी ज़रूरत है नहीं, पर ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी आज का क्लास रही। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपने पूरी देखी हो और आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।